कोशिका विज्ञान की परिचय। तो हम लोग देखेंगे कोशिका। कोशिका यानी कि सेल। इसका बात आते ही हमें एक चीज ध्यान में आता है कि कोशिका आखिर है क्या। तो सबसे पहला बात, कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है और जीवन की क्रियात्मक इकाई है। मतलब ये है कि ये संरचना करने वाला, जैसे धरती की संरचना करने के लिए हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इसी प्रकार जीवन की संरचना करने के लिए कोशिका का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इन्हीं कोशिका की संरचना से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है और ये एक कार्यात्मक इकाई है। मतलब कोशिका हमेशा कार्य करती रहती है और इसी कारण कोशिका के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका के प्रकार की बात की जाए तो कोशिका दो प्रकारों में बांटा गया है। एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो वहीं दूसरे को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात की जाए तो ये बहुत पुराना होने के कारण इसे प्रोकैरियोटिक बोला जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं आधुनिक है। अगर हमें इसे समझना हो तो इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत पुराना चीज है, वो अविकसित फॉर्म में ही रहेगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि सबसे पहला कंप्यूटर अविकस था और ये एक बहुत बड़ा कंप्यूटर था। और अविकस में क्या था कि वो नंबर को काउंट करने का था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन हुआ और आज के ज़माना में आपको बहुत सारे कंप्यूटर देखने को मिलता है, जैसे आपका हैंडसेट और आपका लैपटॉप, पीसी, ये सभी छोटे फॉर्म में आ गए हैं। इसी प्रकार आप कोशिका को भी समझ सकते हैं कि बहुत प्राचीन कोशिका ज़्यादा विकसित नहीं थे, इसीलिए इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में आता है, जबकि ज़्यादा विकसित कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात की जाए तो इसे प्राइमिटिव यानी प्राचीन, आदिकाल जो भी कह सकते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्राचीन होती है, पुरानी होती है, इसीलिए इसे प्रिमिटिव भी कहा जाता है। प्रिमिटिव का मतलब ही होता है पुराना या आदिकाल से समय का। फिर कहता प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं कैसे होते हैं और परिपक्व कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अपरिपक्व कोशिकाएं कैसे होती है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का अभाव होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सही तरह से नहीं बने होते हैं। या तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का अभाव होगा या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सही से नहीं बने होते हैं और इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अविकसित होती है, अविकसित कोशिकाएं होती है। इसमें केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थित होती है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है और ये पूरी तरह से विकसित कोशिकाएं नहीं होती है, इसीलिए इसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की बात की जाए तो ये एक वास्तविक कोशिका होती है, यानी कोशिका परिपक्व है, पूरी तरह से डेवलप कोशिका है। इसमें सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है और बात की जाए इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी है। तो ये एक ट्रू कोशिका होती है, यानी कि वास्तविक कोशिका। इसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। वास्तविक केंद्रक की बात की जाए तो ये एक वास्तविक केंद्रक है। वास्तविक केंद्रक पाया जाएगा
यानी कि न्यूक्लियस इसमें मौजूद होता है। मेच्योर सेल यानी परिपक्व सेल होता है। इस सेल है जो पूरी तरह से मेच्योर है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ सेल क्या था, इमेच्योर था, अच्छी तरह से परिपक्व नहीं था। प्योर सेल देख रहे होंगे, मेच्योर सेल हल्का गोलाकार शेप में आ गया है। केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति होता है। ये है केंद्रक झिल्ली और इसकी उपस्थिति होता है, यानी ये मौजूद है। जो ग्रीन वाले देख रहे हैं, ग्रीन वाले भाग, इसे ही कहते हैं केंद्रक झिल्ली। तो ये केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम लोग देखते हैं तो केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस किस में होगा, तो ये पुराना होता है, तो इसमें केंद्रक की अनुपस्थिति पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाएगा, यानी कि ट्रू सेल इसमें होता है। प्रोकैरियोटिक में सेल की बात की जाए तो ये पुरानी होती है और यूकैरियोटिक में वास्तविक सेल मौजूद होता है। केंद्रक झिल्ली की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली मौजूद होता है। केंद्रक झिल्ली की बात की जाए तो इसे ही केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। एक गोल सा ग्रीन कलर का रिंग जैसा है, उसे ही केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। और इसके अंदर रहता है हमारा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और ये न्यूक्लियस जिसमें मौजूद रहता है उसे वास्तविक सेल बोला जाता है। तो हम लोग देख रहे थे कि केंद्रक झिल्ली किस में मौजूद नहीं रहेगा, तो प्रो में, और मौजूद किस में रहेगा, तो यूकैरियोटिक में। कोशिका की अवस्था, कोशिका अवस्था किस में होगा, अपरिपक्व सेल किस में होना चाहिए, जिसमें प्रोकैरियोटिक हो वो अपरिपक्व सेल होगा। जो पुराना है परिपक्व नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक कंप्यूटर का उदाहरण देखे थे कि कंप्यूटर शुरुआती के समय में कैसा था और अब के कंप्यूटर परिपक्व है। उसी प्रकार हमारा सेल की भी बात हो रहा है कि पुराने सेल हैं जो अपरिपक्व हैं, जबकि नए सेल परिपक्व हैं यानी मेच्योर है। यही मुख्य अंतर था। प्रोकैरियोटिक के हम लोग उदाहरण देखें तो प्रोकैरियोटिक में आता कौन कौन सा है, जितनी भी बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है। जीवाणु और बैक्टीरिया के बीच की कड़ी कौन करता है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी करता है, नील हरित शैवाल बोला जाता है, और इसे BGA भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। साइनोबैक्टीरिया भी इसे बोलते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया ये क्या काम करता है, तो ये काम करता है जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी। जीवाणु बैक्टीरिया है जो खुद से भोजन नहीं बनाते हैं, किसी पर आश्रित रहते हैं, और शैवाल है जो खुद से भोजन बनाता है। और जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है कि शैवाल खाना बना कर देता है और बैक्टीरिया उसके साथ जीवन व्यापन करने में सक्षम हो जाता है, और दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। यही होता है प्रोकैरियोटिक जीव में। अगर हम बात करें जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी, तो ये है। और प्रोकैरियोटिक की बात की जाए तो इसमें हमारा बैक्टीरिया आएगी, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक जीव की बात की जाए तो हमारा ग्रीन प्लांट है, जितने भी हरी प्लांट हैं वो यूकैरियोटिक का भाग है। शैवाल भी यूकैरियोटिक का भाग है। जबकि एनिमल जंतु किसका भाग है, जिसमें मानव के सभी आते हैं। मानव किस में मौजूद होता है, यूकैरियोटिक सेल में। जबकि फंगी भी, कवक भी यूकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक कौन सा सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल वही है हमारा बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, बाकी सभी यूकैरियोटिक है। प्लांट हमारा, एनिमल और फंगी सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। प्रोटोजोआ भी यूकैरियोटिक जीव है। प्रोटोजोआ की बात की जाए तो इसमें अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और यूग्लिना, ये सभी प्रोटोजोआ की
अंदर आते हैं। तो प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और यूग्लिना प्रोटोजोआ का भाग है। फंगी और कवक भी यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर आते हैं। ऑर्गेनेज यानी जीवधारी की बात की जाए प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक जीव में, तो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक जीव में जीवधारी दो प्रकार से बंटे होते हैं। कुछ जीवधारी का शरीर है जो यूनिसेलुलर होता है, यानी एक ही कोशिका से बना होता है, और कुछ जीवधारी का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। जैसे एक कोशिका से बना होता, देख रहे होंगे यहाँ सबसे बेस्ट देख रहे होंगे ये लाइटिंग वाला एक ही सेल से बना हुआ है, जबकि यहाँ देख रहे होंगे एक डॉग का चित्र है, तो वो बहुत सारे मल्टीपल सेल से बना हुआ, मल्टीपल सेल। तो इसीलिए मल्टीपल ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिकीय जीव में क्या होगा, बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा, जबकि एक कोशिकीय जीव एक सेल से बना होता। कोशिका क्या है, कोशिका को हम लोग देखे हैं अभी, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका झिल्ली न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली में हम लोग देखे थे कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक, जिसमें कोशिका झिल्ली मौजूद है वो यूकेरियोटिक का भाग है, और जिसमें कोशिका झिल्ली मौजूद नहीं है वो प्रोकैरियोटिक जीव के अंदर आता है। जीवन, एक कोशिकीय जीव को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव हमारा बैक्टीरिया वगैरह आता है, बहुकोशिकीय जीव हम लोग देखे थे कि यूकेरियोटिक जीव बहुकोशिकीय जीव में, अधिकांश यूकेरियोटिक जीव बहुकोशिकीय जीव के अंदर आते हैं। तो जीव की बात की जाए, ऑर्गेनिज जीव को दो भागों में बांटा गया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, और जबकि हमारा सेल क्या था, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। तो ये दोनों बातों को ध्यान देने वाली बात है कि सेल हमारा प्रोकैरियोटिक है और यूकेरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली अब्सेंट है यानी नहीं है उसे प्रोकैरियोटिक कहेंगे, जिसमें केंद्रक झिल्ली मौजूद है उसे यूकेरियोटिक बोलेंगे। जीव को दो भागों में बांटा गया है, एक है जो एक कोशिकीय जीव है, एक है जो बहुकोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव को यूनिसेलुलर बोलते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीव को मल्टीसेलुलर बोलते हैं। इन सभी प्रश्नों को देखते हैं। जीवन का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका को बोला जाता है। ये हम लोग बार बार देख रहे हैं अभी। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बीच मुख्य अंतर क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका, देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका पुरानी होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाएं नई कोशिकाएं हैं। और इसमें देखें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली मौजूद होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली यूकेरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अब्सेंट होती है। तो यहाँ होगा केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं को दर्शाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषित जीव किसे माना जाता है? प्रकाश संश्लेषित जीव जो अपना भोजन खुद से बनाता होगा। तो हरे पादप प्रकाश संश्लेषित जीव किसे माना जाता है? हरे पादप को प्रकाश संश्लेषित जीव माना। फर्स्ट कहता प्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव कौन सा है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। ये हमारा प्रथम प्रकाश संश्लेषीय जीव है, क्योंकि हम लोग यहाँ देखे थे कि बीजीए कैसे बना था। तो ब्लू ग्रीन एल्गी बनने के लिए हमारा बैक्टीरिया चाहिए था और साथ में शैवाल चाहिए था, और ये दोनों के बीच के योजक कड़ी बन गया था। बैक्टीरिया क्या कर रहा था?
कि इसे मदद कर रहा था जीवन जीने में, और शैवाल क्या कर रहा था, खाना चला रहा था। तो इस तरह से दोनों के बीच प्रकाश संश्लेषीय जीव पहला कौन सा है, तो हमारा बीजीय है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, ग्रीन नील हरी शैवाल, और इसे ही साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो यहाँ एक प्रश्न खत्म होता है और आगे हम लोग देखेंगे पार्ट 2, जिसमें सेल के बारे में और भी चर्चा करेंगे।